हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ बढ़िया होगा, आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो इस सीरीज में जो क्लास 12 में हम लोग फिजिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं, उसी में आगे फर्स्ट चैप्टर में चलते हैं, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स एंड चार्जेस बोलते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। सो आज हेडिंग लगाते हैं फटाफट, दैट इज द कंपैरिजन comparison between electric charge and mass। so आज जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, एक कंपैरिजन करने वाले हैं किसके और किसके बीच में, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में। तो बेसिकली अगर हम इस स्क्रीन को, बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, है ना। इस तरीके से चलिए, तो यहाँ पे इस तरफ लिख देते हैं हम लोग चार्ज, यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज, और यहाँ पे लिख देते हैं मास। तो सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी कि जो चार्ज होता है, क्या होता है चार्ज, वो चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज जो हो सकता है वो नेगेटिव हो सकता है, और चार्ज जो हो सकता है वो जीरो हो सकता है ना। तो ये चीजें चार्ज के अंदर हो सकती हैं। अगर हम बात करें मास की, तो सेम मास जो होता है, मास इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, so it cannot be negative। if the mass is there then it will have some value। अगर मास होगा तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मास जीरो तो नहीं हो सकता, है ना वो नेगेटिव होगा, है ना। आ जाइए सेकेंड वन, चार्ज इज बेसिकली कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। तो चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, और चार्ज कंजर्व का मतलब क्या हो गया कि किसी एक बॉडी में अगर चार्ज है, if there are, suppose I am having, there are 2 bodies, like see charge is there, this body is uncharged body, this body is charged body, then what will happen if I do the contact of these 2 things। अगर हम इन दोनों बॉडीज का कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक बॉडी में से चार्ज निकल के दूसरी बॉडी में चला जाएगा। हो सकता है ये बॉडी में चार्ज कम हो जाए, मगर क्या इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज कहीं खत्म हो गया? नहीं, चार्ज क्या हुआ, केवल उसने अपनी जगह चेंज कर दी है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आ गया है, इस बॉडी में था इस बॉडी में आ गया है। तो बेसिकली चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दैट इज व्हाट बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो वहां से हमें पता है कि चार्ज कंजर्व होता है, इसे हम खत्म नहीं कर सकते, ना इसे हम क्रिएट कर सकते हैं, बट इसे केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो कंजर्व कहलाता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया। यहाँ पे अगर हम मास की बात करें तो मास बेसिकली, मास इज नॉट कंजर्व, और वो कैसे पता, तो आइंस्टीन इक्वेशन से हमें पता है, जो आइंस्टीन इक्वेशन है दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट इज मास एनर्जी रिलेशन इक्वेशन। तो मास एनर्जी रिलेशन जो इक्वेशन है ये बोलती है कि जो मास है, दैट मास इज बेसिकली कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, वेयर c इज व्हाट बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ light in vacuum, speed of light in vacuum। n stands for mass and E stands for energy। तो आइंस्टीन साहब के हिसाब से जो मास है that can be converted into energy and energy converted into mass, है ना। तो थर्ड जो चीज है that is what basically, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज actually it does not vary with velocity। Suppose this body having some charge, it has charge, and this body is moving, like this, so it's with velocity its charge will remain constant, है ना।
will remain constant. So charge doesn't vary with velocity. Charge doesn't vary with velocity. भाई साहब चार्ज वेरी नहीं करता है, किसके साथ में? वेलोसिटी के साथ में, मगर मास करता है. मास वेरीज with velocity. कैसे सर, कैसे करता है? मास वेरी करता है वेलोसिटी के साथ में, और उसका जो फॉर्मूला है वो भी आइंस्टीन साहब का दिया हुआ है, दैट इज m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. So basically this is the formula, and in this formula m0 is what? Mass at rest. कोई भी जो बॉडी है उसका जब वो रुकी हुई है तो उसका मास m0 है. उसका मास क्या है? m0 है. और जब वो चली तो उसकी वेलोसिटी का जो कंपैरिजन है वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी के साथ में, और स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में उसको लिया गया है, दैट इज v. अगर हम बात करें तो v क्या हो जाएगा? v इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन मीडियम. Velocity of body in medium, and this is what velocity of light. Basically there is a comparison. उस बॉडी की वेलोसिटी का जो कंपैरिजन किया गया किसी मीडियम में, वो किसके साथ में किया है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ में किया है, वैक्यूम में. तब ये बताया कि जो बॉडी है उसका मास चेंज हो जाएगा. वो जो मास m0 था, कुछ भी रहा होगा, रेस्ट कंडीशन में मूव होने पे उसका मास क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा और m हो जाएगा. इसलिए बोला गया कि मास जो है वेरी करता है, और यूजुअली मास इंक्रीजेस when the velocity increases. This is the point. Mass increases when the velocity increases. अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बात बताई आपने. चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स और देखते हैं इसमें. One more point. And what is that point? One more point. Basically, first or whatever, third one may be there. When there is a charge, so what happens? Basically, when charges are there, when positive will be there, they will have repulsion. We know that there will be repulsion, है ना? And when like charges will be there, and when unlike charges will be there, then what will happen? What will happen बेटा? Attraction will be there. What will be there? Attraction, है ना? मगर तो ये यहां से अगर देखा जाए तो ये समझ सकते हैं कि जो मास है, मास अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल करेगा, और अगर अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे कंडीशन डिपेंड है कि किस तरह का चार्ज यूज किया हुआ. वही अगर हम बात करें मास की, तो मास बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, मास और masses will always attract each other. Will always attract each other. अगर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ की बात करें तो मास जो होगा वो दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये हमें पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ से, है ना? और वहीं
अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज अगर अनलाइक होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर लाइक होंगे तो वो रिपल करेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है चार्ज के बीच में और मास के बीच में। क्योंकि अगर क्यों ऐसा किया, बेसिकली चार्ज हैज द मास, चार्ज हैज द मास, है ना, चार्ज हैज द मास ऑल्सो basically, but there is some difference also, and the difference is basically shown by this comparison. Now next one, जो next हम लोगों को चीज पढ़ना है, that is Coulomb's law, and it is also known as Coulomb's inverse स्क्वायर लॉ, Coulomb's इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है ना, क्या लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ? फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस लॉ डिफाइंस, क्या बताता है, डिफाइंस the force between कितने चार्जेस के बीच में फोर्स को बताता है? ओनली टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स, देन इट इज अंडरस्टूड दैट फॉर द चार्ज द फोर्स कैन बी रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव, दोनों तरह का चार्ज हो सकता है। और केवल चार्जेस जो होते हैं वो चार्ज नहीं होता है, बल्कि चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है। When I am talking about charge, it means we are talking about point charge, है ना। तो किसके लिए है? और इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है, इसको जानने से पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और रिपल्शन between two point charges, is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional, very important, stick लगाएंगे, and inversely proportional to the square of distance between the charges। बहुत बड़ी डेफिनेशन है सर, इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छे से समझेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखिए बेसिकली इस डेफिनेशन में जो बात कही गई है वो किसके बारे में बोली गई, यहाँ पे देखें, इट इज बेसिकली द फोर्स। किस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, फोर्स की बात कर रहे हैं। तो फोर्स है और किसके बीच में लगा हुआ है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगा हुआ है। लेटेस्ट इन माय केस आई एम कंसिडरिंग द पॉइंट चार्जेस, दैट इज प्लस क्यू, ऑब्वियसली बात है। एंड उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमने ले लिया है, डिस्टेंस जो लिया है वो आर ले लिया है। ऑब्वियसली बात है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं एक दूसरे पे क्या लगाएंगे बेटा, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स तो होगा, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, दोनों अलग अलग फोर्स ले लिए, 1 2। तो फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है बेसिकली। और आने से पहले कि फोर्स किस तरह का फोर्स होगा, डायरेक्शन क्या होगा, डिस्टेंस के बारे में क्या बात कही जा सकती है, एक बात आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, वो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट चार्ज।
तो सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a simple charge and the point charge. When I'm talking about the charge, it means I'm talking about the charge only, है ना? When we are talking about charge, it means we are talking about the charge itself, है ना? Charge that is denoted by Q. But whenever I'm talking about point charge, what? Point charge, तो उसका मतलब क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब ये हुआ, ऑब्वियस सी बात है, एक बात तो ये है कि चार्ज अपने आप में कुछ नहीं होता, चार्ज रिक्वायर्स सम मीडियम, चार्ज रिक्वायर्स सम मीडियम। चार्ज को ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि ये चार्ज है, ये मैंने पकड़ लिया, है ना, ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, वैसा ऐसा नहीं बोल सकते। चार्ज को रहने के लिए, रिलाई करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वो मीडियम कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई कंडक्टर हो सकता है, कोई इंसुलेटर हो सकता है। तो चार्ज को मीडियम की आवश्यकता है। तो ये बात बोली गई कि अगर पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज मींस दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच द चार्ज इज गिवन and the dimension of the object is so small as compared to the distance। नहीं आया समझिए, अगर चार्ज दिया है, सपोज कीजिए से कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हम चार्ज दे दिया, इसे हमने चार्ज दिया प्लस क्यू, इसका कुछ डायमेंशन होगा, इसका कुछ डायमेंशन होगा, इसका कुछ डायमेंशन होगा, इसे प्लस क्यू चार्ज Q2 चार्ज दे दिया, इसका भी कुछ डायमेंशन होगा, इसका भी कुछ डायमेंशन होगा। और अगर हम बात करें इस डायमेंशन की, अगर ये सर्कुलर है, स्फेरिकल बॉडी है, इसका कुछ रेडियस होगा, इसका फिर कुछ एरिया होगा, वॉल्यूम होगा। अगर हम बात करें इसके साइज की, ये साइज जो है वो बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस। इसका मतलब ये ठीक वैसे ही हो गया, ये वैसे ही हो गया जैसे कि आप दूर से किसी आदमी को देखते हैं, बढ़िया अच्छा आदमी है, जो 6 फीट का आदमी है, मगर आप उसे देख रहे हैं सपोज कीजिए आधा किलोमीटर की दूरी से, तो आपको कैसा दिखाई देगा? चींटी की तरह दिखाई देगा, बहुत छोटा दिखाई देगा। बेसिकली जब पास जाएंगे तो क्या उसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी। आप भी समझ लीजिए 6 फीट के हैं, तो ये 6 फीट का आदमी ये हुआ, 6 फीट का आदमी ये हुआ, मगर दोनों जब एक दूसरे को देख रहे होंगे तो दोनों की हाइट बहुत छोटी दिख रही होगी, 1 सेंटीमीटर के दिख रहे होंगे। बेसिकली डायमेंशन उनकी अपनी हाइट तो है, 6 फीट इज वेरी गुड हाइट, बट उसे अगर कंपेयर किया जाए डिस्टेंस के साथ तो क्या वो 6 फीट बहुत छोटा हो गया एज कम्पेयर टू आधा किलोमीटर। अब आपको समझ में आए कि पॉइंट चार्ज क्यों बोला। डायमेंशन जिस बॉडी को दी हुई है, when the dimension of the body on which the charge is given is very less or small as compared to the distance between them, that type of charge, basically we consider it as a charge at that time, that charge is known as point charge। Getting me? Yes sir, समझ में आया? बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया, बिल्कुल समझ में आया आपकी बात। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या बोला गया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? फोर्स। तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वन, ये जो फोर्स होगा, दिस फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला गया है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। क्यों किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। आ जाए हम, सर ये बात तो समझ में आ गई कि जो फोर्स है वो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ combining the equation first and second, what you will get Q1 Q2 divided by R square। this proportionality sign, अरे यहाँ पे proportionality sign लगा है कि नहीं लगा है? हाँ सर है, उसे हम रिमूव करेंगे। उसे हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे तो इक्वल का साइन आएगा, तो उसके साथ क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, उसको हमने बोल दिया K। proportionality constant is K Q1 Q2 by R square। this is basically the formula for which actually the force generated during the inverse square law or when the charges are there, point charges।
द वैल्यू ऑफ के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9। जहां पर हम बात करें कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी बताएगा द वैल्यू और मेजरमेंट ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, है ना, बेसिकली कंडक्शन ऑफ फील्ड लाइंस विच, है ना, अगर वो क्या होगा दैट कंसेप्ट यू विल अंडरस्टैंड, है ना, कि क्या होगा, वो मीडियम को बताता है बेसिकली, किस मीडियम किस तरह का है। अगर ये फ्री स्पेस वाला मीडियम है इट मींस वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, तो इस तरीके से एक मेजरमेंट को बताता है ना। बातें क्लियर हुई, है ना, आ जाइए। तो ये चीज हमारे पास में, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन, और यूनिट क्या हो सकती है, और यूनिट क्या हो सकती है, और यूनिट क्या हो सकती है, और दिस कांस्टेंट के वी विल नॉट कंसीडर इन यूनिट, क्या हो सकती है, एक तो न्यूटन हो गई, एंड नेक्स्ट वन क्या हो सकती है, दैट इज कूलाम स्क्वायर, Q1 कूलाम डॉट Q2 stands for Coulomb also, तो Coulomb and Coulomb square, and next one for the distance, तो distance it means what बेटा, Coulomb meter square, क्या ये यूनिट हो सकती है? यस सर, इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं Coulomb स्क्वायर मीटर इनवर्स स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यूनिट है हमारे पास में, है ना। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया सर, ओके, तो ये हमारे पास में हो गई। और इसमें आप क्या जानकारी ले सकते हैं, अब बात करते हैं बेसिकली ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस किस तरह के फोर्सेस हैं, और ये फोर्स जो हम जानते हैं, फोर्स बेसिकली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी नो दैट फोर्स विल हैव मैग्नीट्यूड, एंड इफ इट इज अ वेक्टर, इट इज अ पोलर वेक्टर। कैसा बेटा, कैसा है, पोलर वेक्टर है। और पोलर वेक्टर के बारे में हम क्या जानते हैं कि इसमें होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या बताता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये बताता है कि फोर्स के लगने का डायरेक्शन और किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये बताता है कि ये बेसिकली ये जो फोर्स है, इसकी एक्शन ऑफ लाइन कहां से पास हो रही है। अगर ये फोर्स Q1 है, आ रहा है, फर्स्ट चार्ज लगा रहा है, तो व्हाट वी कैन राइट, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू वन चार्ज, इसे ऐसा लिखा जाता है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू वन चार्ज। यहां पे क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड F12, है ना, इस डायरेक्शन में। तो बेसिकली अगर हम बात करें इन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और एक्शन ऑफ लाइन क्या होगी, वो होगी जो कि पास होगी दोनों चार्जेस के मिडिल से, बिल्कुल पास होके जाएगी। तो ये जो फोर्सेस है सेंटर से होके जाएगी, तो इन फोर्सेस को क्या बोला जाता है, जो फोर्स सेंटर से होके जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है सेंट्रल फोर्सेस। तो जो फोर्स है यहाँ पे, है ना, दैट इज बेसिकली द सेंट्रल फोर्सेस, क्लियर है ना। इन फोर्सेस को क्या बोला जाता है, सेंट्रल फोर्सेस बोला जाता है। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये बेसिकली आज हमने इस वीडियो में कवर किया, और वो क्या कवर किया, हमने कवर किया कूलॉम्स लॉ, हमने डिफरेंस देखा मास के बीच में और चार्ज के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक्स जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड वो सारे कवर करेंगे। आई होप जो आज क्लास में समझाया है, आज पढ़ाया है, आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।